नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ मेरे साथी शेखर बागोरा जी मौजूद हैं और वे खबरों के बारे में तो जानकारी देंगे ही, पर साथ में हम आज राजनीतिक चर्चा में कुछ विशेष बातें भी करेंगे। चर्चा में खबरें आज बहुत सारी हैं, कुछ खबरें अलग अलग अखबारों से हमने चयनित की है। तो पहले हम प्रभात किरण से बातचीत शुरू करते हैं। आज प्रभात किरण में एक दुखद खबर भी है। आज संत सियाराम बाबा का निधन हो गया। पूरे मालवा निमाड़ में बड़ा उनका वो रहा और बाबा की बड़ी वो रही और बड़ा मतलब लोग बड़ा विश्वास करते थे उन पर और बड़ा श्रद्धा भाव से उनको देखते थे। दूसरा, हॉस्टल पर चालू होने से पहले ही चल गया बुलडोज़र। बीजेपी को वोट दो और सारे काम छोड़ दो। जिन्होंने मकान बनाने के लिए वहाँ जगह बना रखी सब तोड़ ताड़ दिया है, जगह खाली कराई, सरकारी ज़मीन पे थे। चेतावनी के बाद भी सड़क पे डंपर खड़े हो रहे हैं, इसको लेके एक शिकायत है प्रभात किरण में। और बाकी खबरों में सब सामान्य खबरें हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं सियाराम बाबा। संत सियाराम बाबा का क्या है? संत सियाराम बाबा को लेकर जो कई दिनों से अफवाहें चल रही थी कि सियाराम बाबा नहीं रहे, उसका आज पटाक्षेप हो गया है। संत सियाराम बाबा ने नर्मदा किनारे 10 साल तक तपस्या की थी और उन्होंने सबसे पहला शब्द सियाराम कहा था। तब से उनका नाम सियाराम बाबा पड़ा है। और उनकी उम्र को लेकर कोई एकदम साफ नहीं है। कोई कहता है कि वे 90 साल के हैं, कोई कहता है वे 100 साल के हैं। पर बाबा के अनन्य भक्त रहे हैं नर्मदा किनारे वाले। और उनका आज अंतिम सांस उन्होंने आज सुबह ली है और उनके अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहाँ पहुँचे हैं। शायद एक पाँव से खड़े भी रहे नर्मदा के लिए, कुछ हुआ था ऐसा क्या? 10 साल तक तपस्या की उन्होंने नर्मदा किनारे खड़े रहकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या है, इसलिए उनको सियाराम बाबा के नाम से पहचाना जाता है। उनका बड़ा उन्होंने एक पाँव से खड़े रहे और बड़ा उसको लेकर लोग देखने भी जाया करते थे उस टाइम पे। और दूसरी खबर ये है, क्या मूसाखेड़ी में सारे नारे लगे कि भाजपा को वोट दो और सारे काम छोड़ दो। ये जिनके मकान, ये जिनकी दुकानें उजड़ गई, वो नारे लगा रहे थे। अब जिसका रोजगार आप छीनोगे वे नारे तो लगाएंगे कि वोट दिए भाजपा को, पर वही भाजपा उनको उजाड़ने में लगी। 40 से 50 साल से वे जहाँ दुकान लगा रहे थे अब उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे 1-2 परिवार नहीं, 50-60 परिवार होंगे। हाँ, पर ये दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी पुरानी दुकानें थी तो कहीं विकल्प के रूप में कुछ जगह देना थी। परिवार चलाना मुश्किल हो जाता आजकल के महंगाई के युग में। और अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका में भी संत बाबा की ही, संत सियाराम बाबा की खबर है, देवलोक गमन की। और इसके अलावा जो खबरों पे हम चर्चा करना चाहते हैं, एक तो बोर्ड परीक्षा चालू हो गई आज से और सरकारी स्कूलों में ड्यूटी के लिए शिक्षकों की बड़ी कमी महसूस की जा रही है। इसके अलावा विष्णुपुरी में हॉस्टल में वापस जेसीबी तोड़फोड़ हुई। ये क्या है मामला? ये विष्णुपुरी में जितने भी बनते हैं, सर्वानंद नगर, विष्णुपुरी, इंद्रपुरी में सारी अवैध मल्टियाँ बनती है और सिर्फ हॉस्टल के लिए बनती है। जग जाहिर है। और पहली बार नगर निगम का बुलडोजर नहीं चला है, वहाँ हर बार बुलडोजर चलता है और नक्शे से विरोधी बनता है। वहाँ पर जो नक्शा नगर निगम तय करता है उससे बनता ही नहीं। इसलिए कोई नई खबर नहीं है। वहाँ पे बुलडोजर नगर निगम का आए दिन चलता रहता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे हर बार बनने के बाद ही क्यों होता है? क्या पहले से कुछ नहीं रहता? क्या इनको मालूम है? पूरा आलोक नगर पहले भी 10 इमारतें बनती है जिसमें से एक पे बुलडोजर चलता है, 9 बच जाती है। अगर पहले से हो जाएगा तो 10 इमारतें नहीं बन पाई। अच्छा, तो अपनी माने ये 10वीं वाली थी, बाकी 9 कहाँ है? क्योंकि 9 सेटलमेंट में बच गई है। हाँ, मतलब वो नगर निगम भी जानता है कि 9 इमारतें कौन कौन सी थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं खबरों को लेकर तो और तो बाकी सब सामान्य खबरें ही हैं, जो नियमित खबरें हुआ करती वो होंगी। अग्निबाण की खबरों की बात भी कर लेते हैं हम। आज अग्निबाण जीतू यादव मय हो रहा है, कल उनका जन्मदिन है। जीतू यादव जी का MIC सदस्य हैं। कुलकर्णी नगर को लेकर उन्होंने बड़ा काम वाम किया और आज अखबार जो है अग्निबाण जीतू यादव हो गया है पूरा का पूरा। अच्छी बात है, हमारी तरफ से ही बधाई आपको। और खबरों के मामले में बात कर लेते हैं तो एक तो अवैध कॉलोनी काटने के मामले में फिर नगर निगम ने FIR दर्ज करा दी। सिरपुर पे बिना अनुमति प्लाट काटकर कॉलोनाइजर बेच रहे थे। ये वही हैं जिनके खिलाफ पहले से कार्रवाई होना तय है। वो लोग चिन्हित किए गए हैं जिन पर नगर निगम को कार्रवाई करना है। कोई नया काम नहीं किया नगर निगम ने इसमें। और बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण ढहा, ये सभी अखबारों में खबर रहेगी। ये ग्रामीण मंडलों के अंततः हो गए, चुनाव के लिफाफे तैयार हो गए इन सबके, तो हम इस पर बात कर लेंगे। राजनीति में भी बात कर लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की कल बैठक बुलाई गई थी, उस पर भी हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। बाकी खबरों में फिर कांप रहा है, आज भी शहर कांपा है ठंड के मारे। हाँ, एक खबर इस जरूर बात कर लेते हैं। 400 करोड़ की ये जो 23 सड़कें हैं, इसके अलावा 400 करोड़ की 14 अन्य मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कें हैं जिनके प्रस्ताव भेजे गए हैं। और अगर ये भी स्वीकृत हो जाती तो मुझे लगता है शहर में सड़कों की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या
कल एमआईसी की बैठक हुई, उस बैठक में ये तय किया गया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खास फंड से शहर की 23 सड़कों को, मास्टर प्लान की 23 सड़कों को बनाने के लिए जो 468 करोड़ रुपए का पैसा दिया है, वैसा ही शहर की बची हुई सड़कें हैं जिसमें 14 सड़कों को लिया गया है। इसमें पश्चिमी रिंग रोड भी शामिल है जिसकी काफी लंबे समय से कवायद चल रही है, उसको शामिल करते हुए 400 करोड़ रुपए और मांगने की मंशा जताई है इन लोगों ने। तो वो मिलता है या नहीं मिलता अलग बात है, पर एक खाका तैयार कर लिया गया है कि और पैसा चाहिए हमें। हाँ, अच्छा, मतलब अपने को पैसे चाहिए, सड़क वड़क तो बाद में भी हो जाएगी, वो तो चलता रहेगा, तो अच्छी बात है ये। पर सड़कें बने से एक खबर और अग्निमाड़ में अच्छी है यार, 21 साल पहले डकैतों से मुठभेड़ की थी। अब हाईकोर्ट ने जो है आदेश दिया, मतलब राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार भी अब हाईकोर्ट डिसाइड तय कर रही है कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इंदौर में पदस्थ रहे थे एसीपी चौहान, इन्होंने 21 साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद में जो है इनको जो है राष्ट्रपति के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया है विवेक सिंह चौहान के लिए कि इन्हें जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब क्या इसका मापदंड भी अब कोर्टें तय करेगी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई साहसिक काम करता है कोई अफसर और उसको उसके बदले इनाम के लिए उसको कोर्ट तक जाना पड़ता हैगा। मतलब अफसरशाही कितनी हावी है कि कैसा अपने अपने को बांटे रेवड़ी वाली बात है अफसरशाही में भी, मुझे ऐसा लगता हैगा। ये उसी का नतीजा या नमूना दिख रहा है। हाँ, पर मैं सोचता हूँ एसीपी चौहान को बधाई दी जानी चाहिए कि इतनी हिम्मत करके इतने साल लड़े अपने हक की लड़ाई के लिए। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं भी मिले तो आप कोर्ट कचहरी कर सकते होगे, इससे ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब हम दोपहर की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले पेज की खबर की जरूर बात कर लेता हूँ मैं आज आपसे कि बैंकों, आज लोकसभा में जो जानकारी पटल पर रखी गई है वो आपके लिए भी है कि बैंकों के एक साल में 17 खरब रुपए जो हैं बट्टे खाते में डाल दिएगा। मतलब ये डूबत में डाल दिए बैंकों ने कि ये पैसे वसूल नहीं हो सकते। 580 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 करोड़ के लोन उठाए। इनके चेहरे नहीं मालूम है, पर ये वो लोग हैं आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा हेयर कट लिया। हेयर कट का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 रुपये कर्ज लिया है और आप 10 रुपये दे के फ्री हो रहे हैं उसमें, और बैंकों ने शेयर्स उस पैसों को लेना स्वीकार कर दिया कि भैया 10 आ रहे हैं वही बहुत है, नहीं तो वो भी नहीं आएंगे। अब अगर ये 17 खरब रुपए बैंकों ने ईमानदारी से अगर ये वसूली की होती और ये जायज़ तरीके से इनसे वसूली होती तो हर आदमी के खाते में कम से कम 3-3 लाख रुपए आ गए होते। ये पक्की बात है कि बिल्कुल, क्योंकि 17 खरब रुपए को अगर आपने आकलन लगाया था, गणित करके देखा था, मेरा गणित उतना अच्छा नहीं है, पर मैंने देखा था कि हर आदमी खाते में 2 से 3-3 लाख रुपये तो आ सकते हैं। पर बड़ी दुखद स्थिति है कि कर्ज जिन लोगों को दिए जा रहे हैं और जो लोग कर्ज का ऐसी बर्बादी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरा एक और था कि जो है वो कन्फेक्शनरी वर्क में संजय जायसवानी जो NIRI और उनका विरोध चल रहा हैगा, उसमें अंततः न्यायालय ने आदेश कर दिया FIR लार्ज करने के लिए। पर अब रशियन एम्बेसी भी उसमें उतर गई है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि संजय जायसवानी जो है इस समय अपराध दर्ज होने के बाद में लापता हैं और पुलिस उनको तलाश रही है कि क्या है। एक खबर और दोपहर की ज़रूर बात करेंगे हम। कलेक्टर आशीष सिंह जो है उन्होंने एक और नवाचार किया और वाकई ये प्रशंसनीय है कि 21 और 22 तारीख को एक बड़ा मेला लाल बाग में लगाया जा रहा है जिसके अंदर LIG के और EWS के क्वार्टर जो हैं करीब 5000 से ज़्यादा आवास जो हैं देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और हर जितने भी लोग हैं लाल बाग के 21 और 22 दिसंबर को इसको बनाया जाएगा और यहाँ पे मेले लगा के अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। सारी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी टाउनशिप थी सबके स्टॉल लगाए जा रहे हैं और बहुत कम पैसों पर ये यहाँ पर लोगों को फ्लैट या प्लाट मिल सकते हैं। जो भी लोग EWS के अंतर्गत आते हैं या जो LIG में मकान लेना चाहते हैं उन्हें इसमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। 143 के लगभग स्टॉल लगेंगे। क्या लग रहा है इसमें आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। EWS और LIG के प्लाट जो और फ्लैट जो दिए जाना है, प्लाट नहीं है ये सारे फ्लैट दिए जाना है। हर कॉलोनी में एक प्रावधान है इनको लोगों को देने के लिए और सिर्फ सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही पैसा इसके लिए चुकाना है। बाकायदा इस पे लोन भी सरकार देती है, बैंकों से कराती है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल की है। जो बहुत दिन से दबे कुचले लोग हैं जो मकान के लिए तरस रहे थे, उनको ऐसी जगह फ्लैट लेने का मौका मिलेगा जिनको बड़े बड़े बिल्डर लोग दबा के बैठे हुए थे। हाँ, इसमें क्या जो जादूगरी चल रही थी अभी तक के जो है कहीं ना कहीं फंसा के रखे गए थे या अपने लोगों को दे के, इनमें कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों के आधार कार्ड लगा के बुक कर रखे हैं या दूसरे लोगों के वो कर रहे थे। कम से कम एक अच्छा और ईमानदार प्रयास है। अगर कलेक्टर इसमें सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि ये एक बड़ी उपलब्धि भी कहलाएगी। अब सवाल इस पर कई सारे तकनीकी खामियाँ हैं, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, कुछ गड़बड़ है इस पर भी, पर फिर भी कलेक्टर के प्रयास की प्रशंसा की जानी चाहिए। एक आखिरी खबर और हम बात कर लेते कि कल से 2 दिनों से ठंड भरपूर पड़ रही है और न रास्ते में कहीं अलाव दिख रहे हैं और ना ही कहीं का रेन बसेरों को लेकर जो है टीम उठाया करती थी लोगों को, रात को नहीं उठा रही है। लगता है उनको भी ठंड ज़्यादा लग रही है क्या? उनको ठंड ज़्यादा नहीं लग रही, पर रेन बसेरों को आप ठेके पे दे दोगे तो जिन लोगों ने ठेके पे लिया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके रेन बसेरों में आके लोग ठहरे।
मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठाएगा? जेब से लग जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि कोई रेन बसेरे में आके ठहरे, इसलिए ना वो खुद उठ के जाके किसी को कहते हैं कि अंदर आए, और नगर निगम ने ठेके पे देके नगर निगम भूल गया। हाँ, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए शहर में। नगर निगम अपना काम कर रही है, रेन बसेरे वाले अपना काम कर रहे हैं, जिनको ठंड लग रही है वो तो अपना काम कर ही रहेंगे। तो ये तो थी आज की हमारी अखबारी खबरें। अब हमको राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चा में आज अंततः भाजपा संगठन के चुनाव पूरे हो गए क्या? ये सब आज रायशुमारी हुई है, मंडल अध्यक्ष को लेकर सारी विधानसभाओं से बात हो गई है, पर सबसे बड़ी बात जो हमने आज नोटिस की, कल जो हुआ है महू को लेकर एक बड़ी उठापटक हुई है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर। महू विधानसभा में भाजपा की जो गुटबाजी है, चूंकि महू जो है कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, उसके बावजूद वहां पे भाजपा में गुटबाजी बड़ा हावी हो गई है। उषा ठाकुर विरोधी एक जो बड़ी गैंग है, जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कविता पाटीदार से जुड़ी हुई है, उस गैंग ने पूरी ताकत लगा दी है कि मंडल अध्यक्ष उस गैंग के बनाया जाए। वहां 5 मंडल है और ईमानदारी से रायशुमारी के हिसाब से अगर मंडल अध्यक्ष बनते हैं तो 3 या 4 पर उषा ठाकुर विरोधी गैंग का कब्जा होगा। पर हालांकि मुझे इसकी संभावना इसलिए नहीं लगती है कि विधायकों की पसंद को संगठन कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, सिर्फ दिखावे के लिए रायशुमारी हो रही है। हाँ, नहीं तो वो तो वैसे ही बोलती हैं कि भैया मैं तो चाहती नहीं थी यहाँ आना, मेरे को तो ज़बरदस्ती भेज दिया। आप लोग तो जानते हो भैया मैं कहाँ आना चाहती थी, तो किसी और विधानसभा को भी देख लेंगे, वो अपनी बात हैगी। पर कल दूसरे विधायक भी परेशान थे रायशुमारी को लेकर, की पूरी ताकत लगा रखी थी कि रायशुमारी में अंततः उनकी विधानसभा में जो भी पदों पर बैठे वो उनके अपने लोगों। भाजपा का तमाम डिंडोरा पीटना किसी काम का नहीं रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायकों को दूर रखा जाएगा, ताकतवर नेताओं को दूर रखा जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। वही हुआ है जो तय था पहले से। विधायकों की एक तरफा चली है और विधायकों ने पूरी दमकता के साथ में अपने ही लोगों को बिठाया है। कांग्रेस की स्थिति क्या है आजकल? कांग्रेस में 16 तारीख को विधानसभा का एक बड़ा घेराव होना जा रहा है, जो भाजपा की मौजूदा सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है। उसको लेकर बैठक थी गांधी दफ्तर पर। मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया गया था बात करने के लिए, कितने लोगों को लेके जाओगे। पर बड़ी चौंकाने वाली बात है, कई मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ही नहीं पहुंचे, तो वो भीड़ लेकर क्या जाएंगे। बड़ा विचित्र सा माहौल बना कल गांधी दफ्तर पर। हाँ, पर मोर्चा दफ्तरों के पास भी हिसाब तो चाहिए ना। उनके पास भी कोई हिसाब आया नहीं होगा तो वो बेचारे कहाँ से हिसाब लेके आएंगे कि कैसे क्या पहुँचेंगे उनके पास पर। अंततः मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में तो जो चले जाए नो निहाल है। वहाँ जितने लोग पहुँच गए वो पहुँच गए, बाकी तो वहाँ के लोग जो हैं स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अपने कगार के अंतिम दिनों में जो भी काम अच्छा कर सके करना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी निजी लड़ाई है, संगठन का अपना खींचतान है। पर संगठन के खींचतान के चलते मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पैंट से हाफ पैंट पे आ गई कांग्रेस। अब इसके बाद की लीला कांग्रेस जाने। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा। कल भी आप इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को देखते रहिए। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आपके सुझाव और आपकी समस्याओं को बेहतर तरीके से ऊपर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।